एक बार की बात है कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही महान गुरुजी रहते थे। वो अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों को शिक्षा देते और बहुत ही पहुँचे हुए महान पुरुष थे जिन्हें आत्मज्ञान था, और उनसे दूर दूर से शिष्य उनसे शिक्षा सीखने आते और सीख कर चले जाते और अपने देशों में वो बखान करते और सिखाते। यह बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि वहाँ के राजा को ये बात पता चल गई कि वहाँ पे समुद्र के किनारे एक गुरुजी आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा आत्मज्ञानी हैं, और जो उनसे सीख लेता है वो आगे चलकर ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। यह बात राजा के मन में घर कर गई और राजा ने भी सोचा कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को उनके पास ले जाऊंगा और उनसे शिक्षा ग्रहण करवाऊंगा ताकि आगे चलकर ये बहुत महान राजा बने। ऐसा सोचने के बाद राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि चलो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पे जो है अपने बेटे को सौंपते हैं और गुरुजी उसे सिखाएंगे। तो राजा अपने हाथी घोड़े के साथ, पूरे सजावट के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचता है और उसके बाद में गुरुजी को प्रणाम करके कहता है कि गुरुजी, मैंने आपका बहुत ही बखान सुना है, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आपकी तारीफ़ की है। तो गुरुजी मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो इशारे से बैठने को कहते हैं कि बैठिए राजन। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आने का कारण बताइए। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान से हमारे बेटे को भी कुछ शिक्षा दें ताकि यह आगे चलकर एक सफल राजा बने और अपने प्रजा की सुरक्षा करे और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। ऐसा सुनकर गुरु थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, यहाँ पे जितने भी शिष्य हैं वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, ना ही खाने के लिए हैं। वो जाते भिक्षा मांगते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं, फिर आश्रम को पूरा साफ करते हैं, उसके बाद में जाके वो रात में गुरु के बाद सोते हैं। यहाँ ये ज़िंदगी बहुत ही कठिन है और मैं आपके बेटे को स्वीकार नहीं कर सकता अपने शिष्य के रूप में। तो राजन ने पूछा कि ऐसा क्यों राजन? तो गुरु ने बताया कि देखो, यहाँ पे जो मेहनत करनी पड़ेगी वो सभी शिष्यों की तरह करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। इसीलिए आपके बेटे को आदत है राजसी भोग की, राजसी ज़िंदगी की, तो मैं आपके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही राजा मन ही मन मुस्कुराया और वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा कि जब वह छोटा था तो वो कैसे आश्रम में उसके पिता ले गए थे और उसको कैसे शिक्षा दिए थे। वह भी बहुत कठिन मेहनत करने के बाद एक सफल राजा बना और वही प्रक्रिया अपने बेटे के साथ भी दोहरानी पड़ेगी। उसने गुरु के पैरों में प्रणाम किया और बोला कि गुरुजी, मैं जानता हूँ कि शिक्षा साधारण बन के ही ली जा सकती है। शिक्षा लेने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या करने के बाद ही जाके शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, और मैं अपने बेटे को आपको समर्पित करता हूँ और आप जैसा चाहें वैसा इसे मेहनत कराएं, जैसा जो चाहें वो करें, लेकिन इसे आप काबिल इंसान बनाएं। जब राजा ने ये बात कहा तो गुरु को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, तब मैं इसको अपने शिष्य के रूप में लेता हूँ। उसके बाद में राजा वहाँ से जाने लगता है तो उसका बेटा अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और गुरु से कहता है कि मैं कभी अकेला नहीं था, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पिताजी अचानक मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। और वो हमेशा ऐसे काफ़ी देर तक रोता रहता है। तो उसके गुरु बोलते हैं कि देखो बेटा, ज़िंदगी में अकेले आए हो और अकेले जियोगे, अकेले मरोगे और अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई माता है, ना कोई बहन है। यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को आपको हमेशा जीना होगा और आपको अकेले रह के मजबूत बनना होगा। अगर आपने अकेले रहना नहीं सीखा तो ज़िंदगी में मजबूत नहीं हो पाओगे। जब ये उपदेश देते हैं गुरु तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो गुरु के साथ आश्रम में चला जाता है और उसके बाद में वो शिक्षा ग्रहण करने लगता है। और कई महीने बीतते हैं, कई साल बीतते हैं। वो धीरे धीरे एक एक करके गुरु का सम्मान रखता है, गुरु के बताए हुए क्रियाकलापों को करता है, उस पर अमल करता है और वो सब कुछ सीख जाता है। वो राजनीति सीखता है, अर्थशास्त्र सीखता है, राज्य कैसे चलाना है सब कुछ सीखता है, वो दुश्मनों से कैसे लड़ना है ये सब कुछ सीखता है। धीरे धीरे वो बड़ा भी हो जाता है और गुरु जी को एक दिन आता है कि चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं कि ये हमारा शिष्य आज अपने दम पे क्या सीख सकता है और ये कुछ ज़िंदगी में कर सकता है या नहीं। तो गुरुजी धीरे धीरे एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे और उसे एक ऊंची पहाड़ी पे ले जाकर बोले कि आज तुम जब तक यहाँ से 5 बातें सीख ना लेना तब तक तुम वापस मत आना। अगर वापस आओगे तो मैं फिर से तुम्हें इसी जगह पे भेज दूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं और वह एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद दिन चढ़ता है और
लोग वहाँ पे अपनी भेड़ चराने आते हैं। धीरे धीरे दोपहर के बाद देखते हैं कि वो लड़का देखता है कि अचानक बहुत ऊंचाई से एक बाज आता है और बीच में से एक भेड़िए के बच्चे को उठाकर वहाँ से चला जाता है और उस पहाड़ी पे जाकर बैठ जाता है। ऐसा कई बार देखता है वो, और बाज बहुत सारी चीज़ें करता है और उसे देखता रहता है। ऐसे बाज को देखते देखते उसे दोपहर से शाम हो गए और वो भागता हुआ गुरुजी के पास आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आज मैंने वहाँ से काफ़ी बातें सीखी हैं, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु ने कहा कि बताओ। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी यह बात इतना ज़रूरी है कि हम सभी स्टूडेंट सभी शिष्य के सामने बताएंगे ताकि उनके जीवन में भी यह बातें लागू होती हैं। गुरु को यह बात बहुत ही पसंद आई और तो थोड़ी देर में सभी शिष्यों को एक जगह बैठाए और कहे कि अब बताओ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी जो मैंने पहली बात सीखी वो ये सीखी कि बाज अपने बच्चे को पहाड़ी से बहुत ऊंचाई पर अपने पंजे में दबाकर उड़ता ले जाता और बहुत ऊंचाई से छोड़ देता। जैसे जैसे उसका बच्चा नीचे गिरता वैसे वैसे वो अपने पंख को फड़फड़ाता, लेकिन वह उड़ नहीं पाता था। ऐसा करते करते जैसे जैसे जितना ही ज़मीन के पास आता वैसे वैसे अपने पंख को बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता और वो उड़ नहीं पाता। जैसे एकदम ज़मीन में गिरने वाला होता वैसे ही वो दबोच लेता। बाज आकर फिर से उस बच्चे को दबोच लेता और फिर ऊंचाई पे ले जाता और फिर जो है ऐसे छोड़ देता। ये प्रक्रिया लगातार बार बार मेरे आंखों के सामने होती रही। इससे मैंने यह सीखा कि गुरु हमें शिक्षा दे सकता है लेकिन उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से बाज अपने बच्चे को ट्रेन कर रहा था कि पंख फैलाए ताकि वो उड़ना सीखे और वो बाज से अपने आप को मुक्त कर दे और वो भी एक स्वतंत्र बाज बन जाए। ऐसे ही आप हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम सब सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ कामयाब बने, क्योंकि अकेले अगर हम अपने दम पे नहीं चलेंगे तो इस दुनिया में नहीं चल पाएंगे। वैसे ही बाज अपने बच्चे को सिखा रहा था। गुरु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। गुरु ने कहा दूसरी बात तुमने क्या सीखी? स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी मैंने जो दूसरी बात सीखी कि मैं वहाँ बैठा था और बाज कई किलोमीटर दूर से अचानक तेजी से आया और बीच में से एक छोटे से एक भेड़िए के बच्चे को उठाकर ले गया। वो चाहता तो उसमें इतनी क्षमता थी कि एक बड़े भेड़िए को भी उठा ले जा सकता था। इससे यह तय होता है कि जो अकेले ज़िंदगी जीना सीखते हैं, जैसे बाज अकेले उड़ता रहता है कई घंटों तक आसमान में और अपने एक लक्ष्य को साधता रहता है, वो बार बार किसी लक्ष्य पे फोकस नहीं करता है और वो वक्त आने पर एक लक्ष्य पे प्रहार करता है और उसे ले जाकर उड़ जाता है और वो अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमें अलग अलग स्थानों पे मेहनत करने के बजाय हमें एक लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए और उस पर लगातार प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि बाज ने पहली बार में प्रयास किया हो उस बच्चे को उठाने में लेकिन वो असमर्थ हो, दूसरी बार में किया हो असमर्थ हो, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, ऐसे बाज ने न जाने कितनी बार प्रयास किया लेकिन असमर्थ रहा। लेकिन उसका एक लक्ष्य था कि उसी को उठाना है और किसी को नहीं उठाना है। इसी तरह से इंसान को एक लक्ष्य साधना चाहिए ज़िंदगी में और उसी पे लगातार फोकस करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में और कोई काम करने को बचे ही ना जब तक वो लक्ष्य पूर्ण रूप से पूर्ण ना हो जाए। गुरु ने कहा कि बहुत अच्छी बात। और तीसरी बात तुमने क्या सीखी? गुरुजी तीसरी बात हमने ये सीखी कि बाज की उम्र 70 साल होती है और जिसमें से वह 40 साल तक जाते जाते उसके पंख बड़े कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उड़ चुका होता है और उसके चोंच भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकार कर चुका होता है और उसके पंजे भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने पंजों में अपने शिकार को उठाकर उड़ चुका होता है। तो वो 70 साल की उम्र में सिर्फ 40 साल में जाते जाते बूढ़ा हो जाता है। अगर ये पंख उसको फिर से पाना है, ये सब कुछ फिर से पाना है तो उसे 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बाज के पास ये होता है कि जब वो बूढ़ा हो जाए तो वो किसी जानवर को अपना शिकार बना दे, कहीं जाके बैठ जाए जंगल में और कोई जानवर उसे खा जाए। और दूसरा ये होता है कि उसे 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन बाज अकेले उड़ते उड़ते रहते रहते उसे दर्द का इतना ज़्यादा अनुभव हो चुका होता है कि वो दूसरा प्रक्रिया चुनता है और वो किसी ऊंची पहाड़ी पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे अपने चोंच से अपने पंखों को नोचने लगता है और वो एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है। जब वो अपने पंखों को नोचता है तो बहुत ही दर्द होती है और उसके बाद में उसी पहाड़ी पे अपने पंजों को मार मार के तोड़ देता है। उसके बाद में अपने चोंच को भी वो तोड़ देता है। ऐसा करने के बाद वो
एक सुरक्षित स्थान पे छुपकर बैठ जाता है और वो लगातार दर्द सहता रहता है और 6 महीने तक वो इंतज़ार करता है कि उसे नए पंख आएँ, नए चोंच आए और नए पंजा आए। धीरे 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 जब उसे नए पंजा आता है, नया पंख आता है और नया चोंच आता है, तो फिर वो आसमान में एक बार गरजता है और ऐलान करता है कि मैं फिर से वापस आ गया हूँ। और अगले 30 साल तक वो बड़े मज़े से आसमान में उड़ता रहता है और मनचाहा शिकार करता रहता है। इससे गुरुजी हमें ये सीखने को मिलता है, शिष्य ने कहा कि अगर इंसान अपनी पुरानी आदतों से थक चुका है, वो ऐसा लग रहा है वो बहुत बेकार हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसे एक नई शिक्षा सीखनी चाहिए, नई स्किल सीखनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और एक नई आदत बनानी चाहिए ताकि वो बची हुई उम्र को बड़ी आसानी से गुजार सके। गुरु जी ने कहा बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने क्या सीखा? उसने कहा कि गुरुजी मैं जो चौथी बात सीखा वो बहुत ही ज़रूरी है कि जब मैं ये देखा कि जब बाज मीलों दूर से बहुत तेज़ी से आता है भेड़ों की तरफ, तो भेड़ डर के भाग जाते हैं और अपने साथी को अकेला छोड़ देते हैं, इसलिए बाज बड़ी आसानी से शिकार करके चला जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम झुंड में लगातार चलते रहें तो झुंड तो हमें एक साहस देगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन झुंड हमें एक आशा देती है, लेकिन वो जो एक आत्मविश्वास होता है वो झुंड में नहीं होता है। जब भी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी तो लोग जो हमारे आसपास हैं उसमें से बहुत कम लोग होंगे और सब छोड़कर भाग जाएंगे, हमारी मदद कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा अकेले रहना चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने के लिए और अपनी आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए। शिष्य गुरु जी ने कहा कि बहुत बढ़िया, और तुमने 5वीं बात क्या सीखी? शिष्य ने कहा कि गुरु जी ये 5वीं बात बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी है जो मैंने सीखा कि बाज कई घंटे तक आसमान में उड़ता रहता है अकेले, उसके पास कोई आसपास पक्षी नहीं होते और वो अपने शिकार को ढूंढता रहता है, शिकार को ढूंढता रहता है। जब उसे शिकार मिल जाता है तो एक ही बेग में आकर वो शिकार को लेकर फिर से उड़ जाता है। गुरुजी मैंने इससे यह बात सीखी कि हमें जो हमारे ज़िंदगी की में मुसीबतें हैं उसमें ना फंसकर हमें दूर से देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी ज़्यादा कठिन है या आसान है। हम जब मुसीबतों को देखेंगे, जैसे देखते उसमें उसी का सल्यूशन उसी मुसीबतों में मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो हम एक ही झटके में उस मुसीबत से पार हो जाएंगे। और ऐसा हमारी ज़िंदगी में अक्सर होता रहता है कि हम लोग बहुत ही मुसीबतों में पड़ते हैं, लेकिन उस मुसीबतों से निकलने का रास्ता नहीं होता क्योंकि हमने कभी अकेले बैठकर सोचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि ये बात बहुत अच्छी है और तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। धीरे धीरे करके उसने एक एक बात गुरुजी को बताई और गुरुजी बहुत खुश हो गए। और लास्ट में उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि आज तुम्हारी शिक्षा और परीक्षा पूर्ण होती है, अब तुम एक योग्य राजा बनने के लायक हो गए हो। राजा को सूचना मिलती है कि उसका बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो गया है, गुरु ने उसे शिक्षित कर दिया, तो बहुत ही विनम्रता से आता है, गुरुजी के पाँव छूता है और गुरुजी एक एक करके बताते हैं कि उन्होंने उसके बेटे को किस तरह से मुसीबत में डाला, किस तरह से उसे निकाला, वो किस तरह से निकला खुद, किस तरह से उसने उनकी परीक्षा ली। और राजा यह सुनकर बड़ा ही मंत्रमुग्ध होता है कि हमारा बेटा आज एक सक्षम इंसान बन चुका है, एक सफल इंसान बन चुका है, जो एक जनता की, हमारे प्रजा की रक्षा करेगा और आगे चलकर राजा बनेगा। यह सब करने के बाद गुरु से बड़ा आशीर्वाद लेता है और वो अपने घर चला जाता है और वो एक सफल राजा बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही था कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी अपनी भी ज़िंदगी है। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है स्वयं खुद, हम उससे मिल ही नहीं पाते क्योंकि हमें चारों तरफ से टेक्नोलॉजी ने घेर लिया है। भले ही वो हमारे फ़ायदे के लिए हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पे हमें फ़ायदा नहीं दे रही है। तो इससे दूर निकलकर अपने आप को अकेले रखो और अपने मन को मजबूत बनाओ। अगर मन को मजबूत नहीं बनाते हो तो दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप उनसे लड़ नहीं सकते हो, आप टूट जाओगे आने वाले टाइम में। तो उन मुसीबतों से लड़ना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो भी मुसीबतें ज़िंदगी में हैं वो ना तो बड़ी होती हैं, ना ही छोटी होती हैं, ना ही आसान होती हैं, ना कठिन होती हैं। मुसीबतें ही होती हैं, वो जैसे होती हैं वैसे होती हैं। हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल कैपेसिटी, हमारी सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता उस मुसीबतों को लड़ने में आसान और कठिन बनाती हैं। तो ऐसे में अकेलेपन में जियोगे, अकेले रहकर अपना समय बिताओगे, आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनोगे। इस कहानी का इतना ही उद्देश्य था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, आप कमेंट करो कि आपने इससे क्या सीखा
और आप लोगों को जब आप कमेंट करोगे तो लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे कि आपने इससे क्या सीखा। तो मेरे दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।